हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जो पहला टॉपिक सितंबर महीने से हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। देखिए, विजन आइज का सितंबर महीने का करंट अफेयर्स आ चुका है और इसका जो पहला टॉपिक है आपका वो है सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है, पहले तो बात है कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने कहा है कि वो सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ चाहती है नेक्स्ट असेंबली सेशन। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी होता क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि सोशल अकाउंटेबिलिटी होता क्या है। ये उन सारे एक्शन या मैकेनिज़्म को कहते हैं जिसमें कि सिटीजन या फिर कम्युनिटीज़ या इंडिपेंडेंट मीडिया और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को जो यूज़ करके पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल बनाया जाता है। देखिए, बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स हो गए या जो मिनिस्टर्स हो गए वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनको वो वही राजा हो और हम जनता को वो अकाउंटेबल नहीं है। तो इसी को हटाने के लिए, इसी को ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ के बारे में बात हो रही है। जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं वो हमेशा पब्लिक को अकाउंटेबल है, वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो वो पब्लिक को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आगे है कि क्या क्या टूल्स हैं, किस किस टूल्स के थ्रू हम पब्लिक जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है वो कर सकते हैं। पहला है आपका पार्टिसिपेटरी बजटिंग। पार्टिसिपेटरी बजटिंग क्या होता है कि इसमें जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बजट बनाने में, उसको फॉर्मुलेट करने में, किस तरह से एक्सपेंसेस होंगे, क्या एक्सपेंडिचर होंगे। और इससे क्या होता है कि जो आम आदमी है, आम मानुस है, उसको एक वॉइस मिल जाता है कि बजट कैसे प्रिपेयर हो, उसमें क्या प्रायोरिटीज़ हो। अगर एडुकेशन पे होना चाहिए तो एडुकेशन पे हो, हेल्थ पे होना चाहिए तो हेल्थ पे हो। तो एक सिटीजन ओरिएंटेड बजट बनता है। ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, कहाँ, तो गुजरात में। इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी दिखा सकते हो, लिख सकते हो। दूसरा है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। इसमें मतलब कि जैसे बजट हुआ, बजट में पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे प्लानिंग में मतलब कि जब प्लान्स बन रहे हैं इवन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, उसी समय जो बेनिफिशियरीज या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि अगर किसी जगह एडुकेशन रिलेटेड कोई प्लान बन रहा है तो वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के जो टीचर्स, उनको इन्वॉल्व करके वो प्लान बनता है। और जैसे कि ये ऑलरेडी है केरला में। फिर नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है कि ट्रैक किया जाता है कि जो पब्लिक रिसोर्स एलोकेट किया गया है, ठीक है, डिसाइड किया गया है कि इस एडुकेशन में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो देखा जाता है कि वो एक्चुअली में इन्वेस्ट हो रहा है या कहीं और ही उसे डाइवर्ट किया जा रहा है, और साथ में कितना एफिशिएंटली उसका यूसेज हो रहा है। मतलब कि अगर कोई काम 100 रुपये में हो सकता है तो ऐसा तो नहीं है कि उसे 1000 रुपये लगा के किया जा रहा है। तो ये आपका दिल्ली और राजस्थान जैसे स्टेट्स में है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेटरी सर्वेस किए जाते हैं दैट प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक टू सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि एक तरह से ये एक फीडबैक मैकेनिज़्म है जिसमें कि जो भी एक्शंस लिए गए, जो भी एफर्ट्स लिए गए, जो भी चीज़ें की गई, उसका एक फीडबैक लिया जाता है, एक सर्वे किया जाता है कि सिटीजन सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, उनको और कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो ये ऑलरेडी है कहाँ, तो बेंगलोर और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी स्कोर कार्ड। ये कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग टूल है जिसमें एसेस किया जाता है सर्विस, प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस कैसे, तो क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करके ऑब्टेन थ्रू फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो कम्युनिटी स्कोर कार्ड बेसिकली जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसको स्कोर करने का काम करता है। ये आपका है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में। फिर है आपका सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट मतलब कि जो काम हुआ, ठीक है, कोई काम हुआ तो जो वहाँ की पब्लिक है वो देखती है कि वो सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, मतलब कि पैसा एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है कि नहीं, रोड बना है कि नहीं, हॉस्पिटल्स बने हैं कि नहीं, मतलब कि जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि ये काम हो रहा है और उसके लिए फ़ंड एलोकेट हो रहे हैं, लोग एलोकेट हो रहे हैं, तो वो सही तरह से हो रहा है कि नहीं। ये एक तरह से सोशल अकाउंटिंग में कहा जाता है इसे, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम जो वहाँ की पब्लिक है या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं या एनजीओज़ हैं वो ऑडिट करती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन चार्टर एक तरह से चार्टर है जिसमें कि बताया जाता है सिटीजन को कि ये सेवा आपको मिलना है, ठीक है। तो ये एक तरह से इन्फॉर्म किया जाता है सिटीजन्स को कि आप एज अ मतलब जो हमारे कंज्यूमर हैं या जो हमारे सर्विस ले रहे हैं, तो आप इन बेनिफिट्स को लाभ ले सकता है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं सिटीजन चार्टर। तो इससे पब्लिक सर्विस, पब्लिक स्टैंडर्ड, टाइम फ्रेम, इन सब चीज़ों का पता चलता है पब्लिक को। ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। देखिए ये जो सारे टूल्स हैं इसको आप मेंशन करोगे कहाँ? तो GS2 और GS4 में। GS4 एथिक्स में, जहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि कैसे जो भी ब्यूरोक्रेट हो या मिनिस्टर को और ज़्यादा गवर्नमेंट सोशल अकाउंटेबल बनाया जाए, तो वहाँ पे आप ये आंसर लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हो। तो इस तरह से हमने समझा। अब बात है कि ज़रूरत क्या है सोशल अकाउंटेबिलिटी की, क्यों हमें ज़रूरत है सोशल अकाउंटेबिलिटी की। तो देखिए पहले तो जो ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म है, जो ट्रेडिशनल अभी तक चला आ रहा है प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी का, वो उसका बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। जैसे कि लैक ऑफ एडुकेट फंडिंग, लिमिटेड इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, इनएफिशिएंट रिसोर्स यूज, करप्शन। तो जो भी अभी तक का सिस्टम चला आया है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स हैं, लूप होल्स हैं, जो कि दिखता भी है, ठीक है। दूसरा है कि इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, मतलब कि जो हमारी गवर्नेंस होगी वही और ज़्यादा बेटर होगी, जो कि और ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। जो सिटीजन्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बच्चे हों, वल्नरेबल सेक्शंस हो, उनके लिए ज़्यादा अच्छा गवर्नेंस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी और सही हो जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट है कि सिटीजन्स एम्पावरमेंट। सोशल अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा कि जो स्टेट है वो और ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा लोगों के, आम पब्लिक के, और जो गवर्नमेंट है वो एक ऑथोरिटेरियन नहीं बल्कि एक सोशल अकाउंटेबल रहेगी ज़्यादा, ठीक है। तो और साथ में जो बॉटम अप अप्रोच भी इसमें फॉलो होगा, क्योंकि जो सिटीजन्स हैं वही पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं, वही बजट में इन्वॉल्व है, वो ऑडिट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि सिटीजन और ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेगी, जो सिटीजन्स के नीड, ग्रीवेंसेस और अच्छे से फुलफिल होंगे। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट है। तो एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़। तो देखिए पहले हम लोग ने समझा सोशल अकाउंटेबिलिटी के बारे में कि उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है सोशल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि टूल्स क्या क्या हैं। टूल्स में आपने समझा पार्टिसिपेटरी बजटिंग के बारे में, उसके बाद पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग, राइट। फिर आपने समझा सिटीजन रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद सोशल ऑडिट, फिर सिटीजन चार्टर, राइट। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। और साथ में एग्जांपल भी, जैसे पार्टिसिपेटरी बजट आपका है गुजरात में, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है केरला में, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग आपका दिल्ली या राजस्थान में है, राइट। तो इस तरह से हमने समझा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है। फिर सोशल ऑडिट के बारे में समझा हमने, सिटीजन चार्टर आपका ऑलरेडी है आंध्र प्रदेश और केरला में। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। फिर हमने समझा नीड क्या है। तो एक तो जो ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म के जो लूप होल्स थे उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, दूसरा कि गवर्नेंस इम्प्रूव होगा, तीसरा कि सिटीजन और वल्नरेबल सेक्शन भी एम्पावर्ड होंगे। तो इस तरह से हमने ये भी समझ लिया। अब बात है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं टुवर्ड सोशल अकाउंटेबिलिटी, वो भी समझना जरूरी है। तो देखिए जो चैलेंज हैं, पहले तो कोई भी अगर रिफॉर्म आता है, ठीक है, किसी भी तरह का चेंज लाया जाता है, तो उसके विद इन जो ऑलरेडी वो ऑफिशियल्स हैं या कुछ कुछ मिनिस्टर्स भी उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो बेनिफिट्स अभी तक चला आ रहा है वो कम हो जाएगा, या फिर उनको ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा, या लोगों को ज़्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म पहला चैलेंज है। इससे क्या होता है कि जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होता है वो कई बार होता है कि ऐसे लोग विथहेल्ड कर लेते हैं, मतलब देते ही नहीं है। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, पता चला कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है।
दूसरा कि कंप्लेसेंसी ऑन पार्ट ऑफ सिटीजन। देखिए हमारे सिटीजन्स भी तो अवेयर होना पड़ेगा कि ये टूल्स हैं, ये आप कर सकते हो। अगर हमसे रिलेटेड कोई ग्रीवेंसेस हैं, आपको उनको पता होना चाहिए क्या होता है सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, ये सब पता होना चाहिए। अगर उनको पता होगा तभी तो वो करप्शन के अगेंस्ट या कोऑपरेट कर पाएंगे इन सोशल अकाउंटेबिलिटी एफर्ट्स। तीसरा पॉइंट है कि डिसरप्शन बाय पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी या मिनिस्टर्स, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए जैसे कि ठेकेदार हो गए, जो कि ट्रेड्स या कोर्सन या मतलब कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको पैसा दे दिया आप काम करवाने के लिए। तो हमारे सोसाइटी में ऐसा बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप है, जो लॉबिस्ट्स हैं या वैसे बिजनेसमैन है या ठेकेदार हैं, उनके भी जो अगर पब्लिक जितना अवेयर होगी, जितना ज़्यादा वो उनके पास इंफॉर्मेशन होगा, वो पार्टिसिपेट करेगी, तो करप्शन कम होगा। और ये जो पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स हैं, लोग हैं, उनका पावर कम होगा, उनका जो मनमानी है वो कम होगा। तो वो भी एक चैलेंज है, इसके अगेंस्ट जाके हमें लाना होगा सोशल अकाउंटेबिलिटी। चौथा पॉइंट है कि लैक ऑफ इफेक्टिव ग्रीवेंस रिट्रेसल, यानी कि देखा गया है कि पब्लिक तो अवेयर हो गई, ठीक है, चीज़ें भी हैं, सोशल ऑडिट है, ठीक है, सिटीजन चार्टर है, पार्टिसिपेटरी बजटिंग का बात हो रहा है कई स्टेट्स में, लेकिन पब्लिक जब बोलती है कि ये गलत है, ठीक है, इसको चेंज कीजिए, तो वो ग्रीवेंस रिड्रेसल किया ही नहीं जाता। तो लैक ऑफ इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी है, मतलब कि सोसाइटी को, जो जनरल पब्लिक है उसको अकाउंटेबल हो आप, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल है। पहला है प्रसार, यानी कि रिपोर्ट डिसेमिनेशन, मतलब कि जो भी रिपोर्ट्स आए या सर्वेज हुए या जो भी इंफॉर्मेशन है वो जनता तक पहुंचाना, तो प्रसार करना। दूसरा जानकारी, इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन होना वो सिर्फ मिनिस्टर तक ही नहीं बल्कि जनरल पब्लिक तक। तीसरा भागीदारी, भागीदारी मतलब कि लोग पहुँचे, लोग पार्टिसिपेट करें, लोग इन्वॉल्व हों डिसीजन मेकिंग में या ग्रीवेंस रिड्रेसल या ऑडिटिंग में, तो भागीदारी, ठीक है। आपका पहला पॉइंट प्रसार, दूसरा पॉइंट जानकारी, तीसरा भागीदारी, चौथा कार्यवाही, मतलब कि जब लोग भागीदार हुए, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये गलत है, इसको चेंज करना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन, कई बार होता है कि उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, वो गलत है। तो कार्यवाही, टाइम बाउंड एक्शन, मतलब विद इन टाइम, ऐसा नहीं हो कि आज बोला और 10 साल बाद वो काम हो रहा है, तो वो ऑफकोर्स कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका कार्यवाही। पांचवा है सुरक्षा, मतलब कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, मान लो डिसीजन मेकिंग में, या कई बार आरटीआई में भी देखा गया है कि कई सारे लोग जो इंफॉर्मेशन निकालवाते हैं उनके लाइफ पे थ्रेट हो जाता है, उनको मरवा दिया जाता है या उनको डराया जाता है। तो ज़रूरी है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, तो सुरक्षा नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद छठा पॉइंट है आपका सुनवाई, मतलब कि सिटीजन का राइट है कि उनको सुना जाए, ठीक है। सातवां है आपका जनता का मंच, जनता का मंच मतलब कि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द पीपल, तो जो लोग हैं उनकी आवाज़ सुननी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ सुना जाए, ठीक है। तो जो जनता का मंच है, आजकल तो और ज़्यादा इजी हो गया है क्योंकि अब आईटी रिवॉल्यूशन हो गया है, हमारे पास कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिससे हम बिना जनता के पास जाए उनको एक मंच दे सकते हैं जिससे उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी आवाज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह से हमने समझा जो प्रिंसिपल्स हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी के, हमने चैलेंजेस भी समझे और फिर देखा। चैलेंजेस में आपका आया पहला रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म, ठीक है। दूसरा आया आपका कॉम्प्लेसेंसी ऑन पार्ट ऑफ सिटीजन, राइट। फिर तीसरा है आपका डिसरप्शन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट्स, राइट। चौथा है आपका इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल। उसके बाद हमने समझा प्रिंसिपल्स जिस पे सोशल अकाउंटेबिलिटी काम करती है। उसमें पहला आएगा आपका प्रसार, दूसरा जानकारी,
ठीक है। तीसरा है आपका भागीदारी, चौथा कार्यवाही, पांचवा सुरक्षा, एंड छठा सुनवाई, एंड सातवां जनता का मंच। तो इस तरह से हमने समझा कि प्रिंसिपल्स क्या है सोशल अकाउंटेबिलिटी के। अब बात है कि इम्पेरेटिव्स ऑफ अ साउंड अकाउंटेबिलिटी लॉ। ठीक है, देखिए जो भी सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कंप्लीट होने से ही एक तरह से इफ़ेक्टिव सोशल अकाउंटेबिलिटी होगा। देखिए, जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है वो दो चीज़ पे काम करती है। एक तो आप सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन और दूसरा इन्फॉर्म्ड एंड मोबिलाइज्ड सिटीजनरी। मतलब कि जो सिटीजन है वो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सिटीजन को पता होना चाहिए कि वो कैसे, उसके पास क्या क्या टूल्स हैं। जो हमने टूल्स के बारे में बात किया, वो क्या क्या टूल्स हैं उनके पास। ठीक है। दूसरा कि सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब कि इंस्टीट्यूशन ऐसी होनी चाहिए जो कि एक प्लेटफॉर्म दे, एक हेल्प करे, पूरा टूल्स दे, एक टूल देने वाली और टूल लेने वाली दोनों चीज़ जरूरी है। तो टूल कौन लेगा? जो इंस्टीट्यूशन है, और टूल कौन लेगा? जो सिटीजन है। तो ये दोनों जरूरी है। पहला इसमें है आपका इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी समझना पड़ेगा कि कोई काम है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बनना है, ठीक है, तो ऊपर से कितना डिसाइड होगा? अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना डिसाइड करेगी कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में क्या, कौन सा हॉस्पिटल जरूरी है? बल्कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं या लोकल मशीनरी है वो बेटर डिसाइड कर सकती है कि अच्छा यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। मतलब कि जो लोकल, जो नीचे के लेवल पे पावर को दिया जाए, डिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, मतलब डिसेंट्रलाइज करने की। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी टर्म आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, जिसमें आप प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी यानी कि जो चीज़ें हैं वो लोकल लेवल पे बेटर होंगी इंस्टेड ऑफ ऊपर ऊपर या सेंट्रल लेवल पे से उसको देने के। ठीक है, तो वो हुआ आपका डिफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि जो भी काम करवाना है वो लोकल लेवल पे करवाया जाए इंस्टेड ऑफ एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल डिसीजन के बजाय लोकल लेवल पे प्लानिंग किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा है इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस। ये कैसे हो सकता है? तो इसका एग्जांपल होगा आपका सेक्शन 4 ऑफ RTI एक्ट। मतलब कि जो कॉमन सिटीजन है उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तभी वो उसको यूज़ कर पाएगी, जो टूल्स हैं उसको अच्छे से यूज़ कर पाएगी। तो दूसरा इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यानी कि जो NGOs हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या वल्नरेबल सेक्शंस हैं या वैसे कोई ग्रुप है जो कि लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनको उनका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एक कम्युनिटी को एज अ होल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि वो जो टूल्स हैं, जो सोशल अकाउंटेबिलिटी टूल्स हैं, उनको बेटर यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट है मेकिंग सोशल अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी इन प्रोग्राम गाइडलाइंस। मतलब कि गवर्नमेंट को भी एफर्ट लगाना पड़ेगा कि जो भी प्रोग्राम्स वो इम्प्लीमेंट करती है उसमें सोशल अकाउंटेबिलिटी भी एज अ मैकेनिज्म इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो अपने आप चीज़ें नहीं होंगी, गवर्नमेंट को भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल। मतलब कि कई बार होता है कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, गवर्नमेंट को भी काम कर रही है, सिटीजन भी अवेयर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सिटीजन आवाज़ उठाती है, वो ग्रीवेंस के बारे में बताती है गवर्नमेंट को, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो ऑफिसर्स होते हैं वो नेगलेक्ट कर देते हैं। ये गलत है, इसको भी सही जरूरी है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल हो। ये कैसे हो सकता है? तो जैसे ऑनलाइन पोर्टल सेट करके या डिटेल कोड ऑफ कंडक्ट बना के। तो इस तरह से आपका ये सारे इम्पेरेटिव्स हैं। देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको हमेशा आंसर में डालना चाहिए। पहला है आपका पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन केरला। केरला देखा गया है कि थोड़ा आगे है सोशल अकाउंटेबिलिटी में भी, और जो टूल्स हैं बहुत सारे वो वहाँ पे ऑलरेडी यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। तो उसी में से एक है ये पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन केरला। मतलब कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं, SC ST या वुमेन, उनके पास जो प्लानिंग का है वो डिसेंट्रलाइज किया जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि कैसे फिनांस और फंक्शन डिवॉल्यूशन
का डिवॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब कैसे फंड का यूटिलाइजेशन हो, फंक्शन कैसे यूज़ हो, कैसे यूटिलाइज हो, कैसे काम किया जाए, ये सारे जो वहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस है उनको भी एक हिस्सा दिया जाता है, वो भी बता सकते हैं कि ये उनकी ज़रूरत है, ये कमी है। ठीक है। दूसरा है मजदूर किसान शक्ति संगठन ये आपका राजस्थान का है, और जो कि सोशल ऑडिट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ये भी एग्जांपल दे सकते हो। तीसरा है मनरेगा। देखिए मनरेगा हमारे देश में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। ये इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जिसके कारण ये सक्सीड किया है वो है इसका रेगुलर सोशल ऑडिट करना। मतलब कि हमेशा देखा जाता है कि जो फंड है वो यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मनरेगा के अंदर टैग हो रहा है उसको जीआईएस के थ्रू टैग किया जाता है कि एक्चुअल में काम हुआ है कि नहीं, पता चला बोल दिया और कुछ काम ही नहीं हुआ है, तो वो ना हो। तो इसलिए मनरेगा एक बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी है सोशल अकाउंटेबिलिटी की, ये आप अपने आंसर में डाल सकते हो। फिर कंक्लूजन में होगा कि जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है इससे सिस्टम और ज़्यादा अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट होगा। तो गुड गवर्नेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ये सारे एग्जांपल्स और पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो प्रिंसिपल्स है वो देख लिया, उसके बाद है आपका इम्पेरेटिव देख लेते हैं। ठीक है। इम्पेरेटिव में आपका पहला पॉइंट था इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये आप रखो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। चौथा है सोशल प्रोग्राम गाइडलाइंस। पांचवा है ग्रीवेंस रिड्रेसल। ठीक है, उसके बाद कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं जैसे कि पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन केरला। ठीक है, फिर था मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये है आपका राजस्थान का। फिर तीसरा है मनरेगा। ये सारे आपको एग्जाम्पल्स हो गए। तो इस तरह से ये वाला पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, डिस्कशन समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।